नमस्कार दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की जो श्रृंखला मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं, वो उत्तराखंड की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ। आज की सीरीज़ के अंतर्गत मैं 100 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसके अंतर्गत जो आगामी जो परीक्षाएँ आयोजित होंगी उनमें यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम पहले जो डिस्कस करेंगे उत्तराखंड से संबंधित 50 प्रश्नों की हम यहाँ पर आपके सामने श्रृंखला रखूँगा। देखिए, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न आप लोगों के सामने इस प्रकार से है। देखिए, पहला प्रश्न है, रूपकुंड में नर कंकालों की खोज किसने की थी? अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर्वप्रथम रूपकुंड में नर कंकालों की खोज किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, रेंजर आर माधवन ये व्यक्ति थे जिन्होंने आपके रूपकुंड के अंतर्गत जो नरकंकालों की जो संख्या जो बढ़ती ही जा रही थी और उस यहाँ पर बहुत ढेर सारे कंकाल मिलते ही जा रहे थे, तो इन चीज़ की जो पुष्टि या खोज की थी ये रेंजर आर के माधवन ने की थी। ये जो इन्होंने इनके द्वारा की गई थी, ये 1942 में इनके द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक, वहीं दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एशिया का सबसे ऊंचा और लंबा रोपवे कौन सा है? पहले तो क्वेश्चन समझिएगा, हमने पूछा कि एशिया का सबसे ऊंचा, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ठीक है, ये बना। और किस देश में स्थित है? दूसरा क्वेश्चन ये बना। तीसरा क्वेश्चन किस राज्य में स्थित है? ये बना। ठीक है, पहले अगर हम देश की बात करें तो ये आपके इंडिया में स्थित है। इंडिया के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत स्थित है। अब उत्तराखंड के ये औली जो क्षेत्र है यहाँ पर ये लगा गया है। अब एशिया का वो सबसे लंबा की बात करें, देखिए एक तो एशिया का है ही है और सबसे लंबा भी ये एशिया के अंतर्गत ये जो रोपवे बनाई है औली के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। ये औली के अंतर्गत जब शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन जो विंटर गेम्स होते हैं, तो इन विंटर गेम्स में इस रोपवे का यूज किया जाता है और पर्यटन के क्षेत्र में इसे आगे बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड आप सभी को पता है मनोरम दृश्य उत्तराखंड का है, जहाँ पर सैलानी बहुत अधिक संख्या में आते हैं। तो ये औली पे ये रोपवे को स्थापित किया। ये कुल कितना किलोमीटर लंबा है? तो देखिए दोस्तों, ये है आपका 4.15 किलोमीटर की दूरी पर ये रोपवे स्थित है। अब देखिए, सबसे बड़ा रोपवे, अब कभी आप लोगों ने, अगर मैं बात करूं, जितने भी अगर उत्तराखंड के अनुमम जितने भी लोग हैं हरिद्वार मनसा देवी अवश्य गए होंगे, तो मनसा देवी के अंतर्गत जो रोपवे है, जो जिसे हम ट्रॉली कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सुगम यात्रा करती हैं, तो हम क्या करते हैं, मनसा देवी को जो पैदल तो चढ़ाई लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, रोपवे का या ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आपका कुछ ही क्षणों में हम उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। तो वो तो आपके 700-800 मीटर के रेंज का है। तो यहाँ पर जो औली के अंतर्गत जो रोपवे स्थापित किया गया है वो आपके 4.5 किलोमीटर का, ये 15 किलोमीटर का ये है। ठीक है, ओवरऑल इसे 4.5 किलोमीटर लेके चलिए। ठीक, अब वहाँ अगर हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें तो तीसरा प्रश्न देखिए, ये कह रहा है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थान जोशीमठ को कहा जाता है। अब जो शिव का ज्योतिर्लिंग है उसका जो स्थान किसे माना जाता है, किस स्थान को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जोशीमठ को कहा जाता है। अब प्राचीन समय में इस स्थान का नाम क्या था? अब देखिए, किस स्थान का नाम पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि जोशीमठ को कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता है? शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में जो जोशीमठ को कहा जाता था प्राचीन समय में, इसको किस नाम से जाना जाता है? योशी नाम से इसे जाना जाता था, इसको उच्चारित किया जाता था। ठीक है, ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम देखें चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको देखिएगा। चौथे नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि फ्रैंक स्माइथ ने, ठीक है, फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी पर अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक जो इनके द्वारा लिखी गई है
द वैली ऑफ फ्लावर्स नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो किस वर्ष इनके द्वारा इसको लिखा गया है? तो दोस्तों आपको बता दूं, ये आपके 1938 में इस पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया। कौन सी पुस्तक है? द वैली ऑफ फ्लावर्स। ये पुस्तक लिखी गई है आपके फ्रेंच इस्तेमाई के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अब पांचवें प्रश्न का देखिए, कांसरो ताल कहाँ स्थित है? कांसरो ताल किस जगह ये स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो देहरादून में है। और किस जनपद के अंतर्गत है? ये देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है। और देहरादून जनपद के किस स्थान पर है? ये राई वाला स्थान पर ये क्या है? आपके कांसरो ताल ये स्थित है। ठीक है, वहीं अगर हम छठे नंबर के प्रश्न को देखें तो छठा नंबर का प्रश्न कहता है, वन अनुसंधान संस्थान को डीम विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष ये दिया गया है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो डीन विश्वविद्यालय का जिसे दर्जा दिया गया वन अनुसंधान, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो संस्थान है, तो इसको 1991 में ये दिया गया। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं सातवें नंबर का प्रश्न। सातवें नंबर का प्रश्न की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? राज्य के अंतर्गत आपको पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए भैया ये तो आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, आप इसे पिक कीजिएगा देहरादून वाला ऑप्शन को। अब वहीं सातवें नंबर का प्रश्न, आठवें नंबर का प्रश्न देखिए, जो देहरादून के अंतर्गत जो तार सेवा का जो प्रारंभ हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न कई दफ़े पूछा गया। तो ये जो तार सेवा का जो प्रारंभ हुआ था ये 1865 में देहरादून के अंतर्गत हुआ था। वहीं 90 नंबर का प्रश्न देखें तो वो इस प्रकार से है, देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? ठीक है, ये आपको बताना है। ये 2009 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी देहरादून के अंतर्गत। ठीक है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में 2009 के अंतर्गत की गई थी। वहीं अगर 10वें नंबर का प्रश्न देखें तो 10वें नंबर का प्रश्न कहता है कि शांति कुंज की स्थापना किसने की? शांति कुंज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है, उत्तर इसका स्वामी राम शर्मा द्वारा 1971 में जो हरिद्वार में जो शांति कुंज की जो स्थापना हुई थी वो स्वामी राम शर्मा द्वारा इसको की गई थी 1971 में। वहीं 11वें नंबर का प्रश्न देखिए, नारायणी शिला कहाँ स्थित है? किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों हरिद्वार जनपद के अंतर्गत ये शिला स्थित है और कनखल के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। वहीं 12वें नंबर का प्रश्न को देखते हैं, ये कह रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था या इसका गठन हेतु कब इसकी अधिसूचना जारी हुई थी? देखिए अधिसूचना जो जारी हुई थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, तो वो आपके जो अधिसूचना जारी हुई थी वो आपके 14 मार्च 2001 को इसकी क्या हुई थी? अधिसूचना जारी हुई थी। और इसका जो गठन किया गया था 15 मई 2001 को क्या किया गया, तो इसका गठन कर दिया, इसको स्थापित कर दिया गया। अधिसूचना जारी का मतलब क्या होता है? सरकार द्वारा किसी संस्था को स्थापित करना और उसका गजट नोटिफिकेशन जारी करना आधिकारिक तौर पर, तो कि हम इस चीज़ को गठन कर रहे हैं राज्य के अंतर्गत, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। और गठन में उसको पूरी तरीके से क्रियाकलाप में उसको लाना, विधिक तौर पर उसको क्रियाकलाप के अंतर्गत जो लाना और गठन करके उसमें कार्यान्वयन को संचालित करना। ठीक है, 15 मई 2001 को इसका क्या गया था? गठन किया गया था। और अधिसूचना जो जारी हुई थी 14 मार्च 2001 को। ठीक, अब वहाँ देखते हैं 13वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि सप्त ऋषि आश्रम कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। सप्त ऋषि आश्रम ऑब्वियसली सभी को पता होगा कि हरिद्वार जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक, ये जो 14 नंबर का जो प्रश्न है ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टिहरी का रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ये आपको बताएं। ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपने अभी हाल फिलहाल में ही जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, पटवारी में भी आया था। और जहाँ तक मैं समझता हूँ
ये समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो टिहरी का जो रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो दोस्तों आपको बता दूं यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है तुरंग बलि देवता, ठीक है, तुरंग बलि देवता को टिहरी में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो स्पष्ट करा दूँ आपको कि ये आपका लोक देवता के रूप में तुरंग बलि देवता को यहाँ पर जाना जाता है। अगर हम यहाँ के लोकल क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में ये लोक देवता के तौर पे इन्हें पूजा जाता है, ऐसी मान्यता है। तुरंग बलि देवता को टिहरी का माना जाता है, तो लोक देवता के रूप में से माना जाता है। देखिए वहीं 16 नंबर का प्रश्न है, तो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त कौन सा विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त ये वीर गब्बर सिंह नेगी को माना जाता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में किस व्यक्ति को विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त है, तो आपको बताना चाहिए वीर गब्बर सिंह नेगी को ये प्राप्त है। तो इनकी स्मृति में चंबा में मेला लगता है, किस तिथि को लगता है। ठीक, पूरा 2-3 क्वेश्चन इसमें बन गए हैं। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता वीर गब्बर सिंह नेगी की स्मृति में चंबा में मेला लगता है, किस तिथि को ये लगता है। तो दोस्तों आपको बता दूं ये 21 अप्रैल को ये चंबा में ये मेले का आयोजन किया जाता है। अब वहीं 17 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिए, ये कह रहा है कि काला नाग या काली चोटी कहाँ स्थित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों का जो श्रृंखला है ये आपके लिए महत्वपूर्ण। तो जो ये काला नाग या काली चोटी के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये जो स्थित है आपके ये यमुनोत्री में ये स्थित है। ठीक है, और कभी ये भी बनता है कि भैया काली चोटी कहाँ स्थित है, यमुनोत्री में स्थित है। काला नाग कहाँ स्थित है, ये यमुनोत्री के अंतर्गत स्थित है, ये दोनों चीज़ें। अब बात करते हैं 18 नंबर का प्रश्न, हल्के छिलके वाली, बहुत महत्वपूर्ण, कई दफ़े ये क्वेश्चन बना है तो इसलिए मैं इसको सम्मिलित कर रहा हूँ इसमें। हल्के छिलके वाली राजमा दाल के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए हर्षिल वो क्षेत्र माना जाता है जहाँ पर यहाँ की जो राजमा है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो क्योंकि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हर्षिल बहुत ज़्यादा क्या है, विख्यात है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए उत्तराखंड के लिए कहीं गौरवान्वित करने वाली बात है कि ऐसे क्षेत्र हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। देखिए अब बात करते हैं 19 नंबर का प्रश्न, लोसर मेला संबंधित है, लोसर मेला संबंधित है। कभी क्वेश्चन बनता है कि लोसर मेला किस जनजाति से संबंधित है, तो ये जाड़ या भोटिया जनजाति से ये संबंधित है। ठीक है, लोसर का मेला संबंधित है, ये जाड़ और भोटिया जनजातियों से ये संबंधित है। ठीक है, अब वहीं 20वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि हिमालयन संग्रहालय स्थित है, ये किस जगह पर ये स्थित है। तो जो ये हिमालयन संग्रहालय है निम में स्थित है। अब निम किस स्थान पर है, किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो वो ये उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर जनपद भी पूछा जाता है कि हिमालयन संग्रहालय किस जनपद में स्थित है, ये उत्तरकाशी में, और किस स्थान पर है, निम नामक स्थान पर ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि ऊखी मठ के पास देवरिया ताल को पुराणों में किस नाम से पुकारा गया है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए देवरिया ताल है वो कहाँ स्थित है, कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ये ऊखी मठ के पास ये स्थित है। और देवरिया ताल जो है, इस ताल को पुराणों में किस नाम से पुकारा गया है, ये इंद्र सरोवर के रूप में इसे क्या गया है, पुकारा गया है। ठीक है दोस्तों, अब वहीं 22वें नंबर का प्रश्न देखिए, दुर्ग ताल कहाँ स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो दुर्ग ताल है ये आपके पौड़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य बताएं, और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। आइए शुरुआत करते हैं 33वें नंबर से। 23वें नंबर का प्रश्न,
कह रहा है कि कोटद्वार नगर को बसाने का सबसे पहला मास्टर प्लान किसने बनाया। देखिए किस नगर को बसाने की बात कर रहे हैं हम, कोटद्वार नगर को बसाने का सबसे पहला जो मास्टर प्लान जो तैयार किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए ये केसी माथुर हैं, इनके द्वारा कोटद्वार को बसाने का जो पहला मास्टर प्लान इनके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, अब देखिए 24वें नंबर का प्रश्न है, ये मोर ध्वज का किला कहाँ स्थित है। तो ये कोटद्वार के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, कौन सा किला, मोर ध्वज का जो हम किले की बात कर रहे हैं। अब 25वें नंबर का प्रश्न, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा नाम के नाम पर किस वर्ष यह रखा गया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन क्या बनता है, हेमवती नंदन बहुगुणा का पूर्व नाम क्या था, इस विद्यालय का नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये था। अब जिसे बदल कर क्या कहते हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय था इसका नाम, जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय, और इसको नाम बदल कर जो चेंज किया गया तो वो हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम से अब रखा गया है, जिसे हम विश्वविद्यालय की दर्जा दिया हुआ है। इसे ये जो इसके नाम पर जो रखा गया था 1989 को ये नाम क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं 26वें नंबर का प्रश्न, एकता सम्मेलन 1914 में कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, एकता सम्मेलन की बात करें किस स्थान पर इसे आयोजित किया गया था, तो दोस्तों आपको बता दूं जो ये आयोजित किया गया था ये आपके दुगड़ा में ये किया गया था। ये अगर पूछा जाता है दुगड़ा कहाँ है तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब बात करते हैं 27वें नंबर का प्रश्न, गुलेला का दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये आपके पिथौरागढ़ में है। ठीक है, गुलेला का जो दर्रा है वो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है। अब 28वें नंबर का प्रश्न देखिए, 28वें नंबर का प्रश्न का मानस खंड में गंगोली हाट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। मानस खंड के अंदर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा मानस खंड और केदार खंड, तो मानस खंड में गंगोली हाट के लिए जो एक शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो सैल देश के नाम से जाना जाता है, सैल देश के नाम। अब आपको पता होना चाहिए जो कालिका हाट जो मंदिर है वो आपका गंगोली हाट में है, जहाँ पाताल भुवनेश्वर जिसे हम कहते हैं पाताल भुवनेश्वर की जो गुफा है वो भी आपकी कहाँ स्थित है, गंगोली हाट के अंतर्गत ही वो आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए 29वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है। देखिए अंतिम पड़ाव, जब आप लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो जिस जगह पर ये इनका ठहराव होता है वो अंतिम पड़ाव होता है, तो नवी गाड़ के पास क्या है इसका अंतिम पड़ाव माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 30वें नंबर का प्रश्न, जौलजीबी की मेले की शुरुआत कब से हुई थी। जो जौलजीबी का जो मेला प्रारंभ हुआ था वो आपके 1914 ईस्वी में गजेंद्र बहादुर के द्वारा इसके क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब देखिए वहीं 31वें नंबर का प्रश्न, ये कनाली छीना, देखिए कराली छीना जो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ये आपको बताना है। ये आपके पिथौरागढ़ के जनपद के अंदर मनाया जाता है कराली छीना। ठीक है, महोत्सव यहाँ धूमधाम से इसे मनाया जाता है पिथौरागढ़ के अंदर। 32वें नंबर का जो प्रश्न, रानीखेत की नदी के तट पर ये स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये आपके गगास के तट पर स्थित है, क्योंकि रानीखेत को जहाँ पर पानी की जो पूरी रूप से जो आपूर्ति जो पहुँचाती है ये आपके गगास नदी ही क्या करती है, पूरी आपूर्ति कर। अब देखिए कोई एक पुस्तक भी है कि गगास के तट पर ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किस जनपद के अंतर्गत आता है। गगास पूछा जाता है तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं 33वें नंबर का प्रश्न, तो झूला देवी मंदिर रानीखेत का निर्माण
कब हुआ था, जो झूला देवी का जो मंदिर है रानीखेत के अंतर्गत, ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था ये 1935 में इसका क्या होता है, निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं 34वें नंबर का प्रश्न। तो ये कहते हैं कि गांधी मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए गांधी जी का भी मंदिर बना हुआ है, ये आपके नैनीताल में स्थित है। देखिए बहुत रेयर क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो गांधी जी का मंदिर आपके नैनीताल में स्थित है। अब 35वें नंबर का देखिए, नैनीताल में जो प्राचीन नैना देवी का जो मंदिर है ना, उसका जो निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये आपको बताना है। तो ये कई दफ़े पूछा गया है, ये मोती लाल शाह द्वारा क्या किया गया है, आपका नैनीताल में जो नैना देवी का मंदिर है उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। वहीं 36वें नंबर का प्रश्न देखिए, सीतावनी का जो मेला रामनवमी के जो दिन आयोजित होता है, ये किस स्थान पर होता है, किस जनपद में होता है, तो ये आपके रामनगर के नैनीताल में इस मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। रामनवमी के दिन इसका मेले का प्रारंभ होता है, सीता नवमी के कहा जाता है इसे, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है। देखिए हायर एजुकेशन का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो कहाँ स्थित है, वो आपके कुमाऊं मंडल के अंदर स्थित है, हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में। ये क्या है आपका, ये उच्च शिक्षा का निदेशालय यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं 38वें नंबर का प्रश्न। 38वें नंबर का प्रश्न का रुद्रपुर व काशीपुर को नगर निगम बनाया गया, किस वर्ष से ये बनाया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं 2013 में रुद्रपुर और काशीपुर को नगर निगम की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। अब वहाँ 39वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि चंद्रकाल में जो काशीपुर को क्या कहा गया था। चंद्रकाल की बात करें जब, जिसमें चंद्रवंश का समय था, ठीक है। चंद्रकाल में जो काशीपुर को क्या कहा गया था, कोटा, ये इस नाम से इसे उच्चारित किया गया था, ठीक। अब बात करते हैं कि भैया 40वें नंबर का प्रश्न है। 40वें नंबर का जो प्रश्न की जो क्या है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर शहर की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। देखिए बद्रीदत्त पांडे की हम बात कर रहे हैं, तो इनके द्वारा जो बताया गया था कि भैया इस शहर की जो स्थापना हुई थी आपका 1639 ईस्वी में, इस शहर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। अब देखिए 41वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज किसने की। चंपावत के अंतर्गत जो पाताल रुद्रेश्वर की जो गुफा है उसकी जो खोज हुई थी वो 1993 में इस गुफा को खोजा गया था, ठीक है। अब वहीं 42वें नंबर का प्रश्न, गोरा अठारवाली जनजाति का त्योहार है, क्या है, ये आपको बताना है। ये आपका राजी और जनजाति का क्या है, ये त्योहार माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये कह रहा है कि चंपावत के लोहा घाट का वह क्षेत्र जो अचार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, यहाँ का अचार बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो अचार है ये आपके सूखी गाड़ के मध्य में ये स्थित है, जहाँ पर यहाँ अचार बनाया जाता है, ठीक है। 44वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य का एकमात्र जिला जो देश के सभी सीमाएं बनाता है, देश की जो सीमाएं बनाती हैं, तो वो आपका पिथौरागढ़ है, जो आपके देशों के साथ क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बनाता है। जैसे आपके अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें, आपका नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, चीन हो गया, यहाँ पर इन तमाम देशों की सीमा पिथौरागढ़ जनपद में ये बनती है, ठीक है। बॉर्डर फोर्स की लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ 45वें नंबर का प्रश्न,
उधम सिंह नगर जिले के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? ठीक है, ये आपको बताना। जो हमारा उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है, इस उधम सिंह नगर के से लगे हुए जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के कितने हैं जो ये सीमा बनाते हैं? तो 5 ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के जो उधम सिंह नगर के साथ ये मिले हुए हैं। अब यहाँ 46वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए ये देवताल है, जहाँ से सरस्वती नदी का क्या होता है, उद्गम होता है देवताल से। ठीक है, 47वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि अलकनंदा नदी की राज्य में कुल कितनी लंबाई है? अगर अलकनंदा को अगर हम देखें जहाँ से इसका उद्गम होता है, तो वहाँ से लेकर राज्य में जहाँ तक ये फैली रहती है, तो इसकी कुल लंबाई अगर कितने किलोमीटर की है, तो ये 195 किलोमीटर राज्य में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, अब 48वें नंबर का प्रश्न देखिए, काली व सरयू नदी का संगम कहाँ होता है? देखिए सरयू आपके बागेश्वर जनपद से निकलती है और काली नदी जो होती है आपके कहाँ से, पिथौरागढ़ जनपद से निकलती है, और इन दोनों नदियों का जो संगम होता है वो आपके पंचेश्वर में ही इन नदियों का संगम होता है। आपको बता दूं कि अभी जैसे एशिया का जो सबसे बड़ा डैम है वो आपका टेहरी है, और अगर जो सरकार द्वारा जो प्रस्तावित है जो पंचेश्वर बांध जो जिसके प्रति सरकार बहुत ज़्यादा सजग है, इसका जो ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो निरीक्षण तमाम चीज़ें कर लिया गया, तो अगर ये डैम अस्तित्व में आता है तो ये सबसे एशिया का सबसे बड़ा डैम कहलाया जाएगा, क्योंकि ये आपके जो टेहरी बांध है इसे भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, जल घनत्व के क्षेत्र में भी हर क्षेत्र में ये आपके जो टेहरी बांध है उसको पिछाड़ते हुए पहले स्थान पर ये अपने आप को रख लेगा। बात करते हैं 49वें नंबर का प्रश्न, सरयू व पूर्वी रामगंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? ठीक है, जो सरयू जो नदी है जो बागेश्वर से उत्पन्न होती है, और जो साथ ही उसके जो पैलर से जो पूर्वी रामगंगा नदी का जो संगम है ये किस स्थान पर होता है? तो आपको बता दूं ये रामेश्वर जो तीर्थ है, इस तीर्थ में आकर ये क्या होती है, दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको बता दें। वहीं अगर हम बात करते हैं 50वें नंबर का प्रश्न, जनक ताल कहाँ स्थित है? देखिए जनक ताल ये आपके उत्तरकाशी जनपद में ये जनक ताल क्या है, स्थित है। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की श्रृंखला से प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ से जो प्रश्न आपके सामने रखूँगा वो टोटल 30 प्रश्न आपके सामने रखूँगा। ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित रूप में पूछे जाएंगे, इसलिए इसे नोट्स बनाते हुए चलिएगा। देखिए 51वें नंबर का जो प्रश्न कह रहा है तो ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करता है? ठीक है, अगर कहने का मतलब है जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको संरक्षित, इसको सुरक्षित रखने का दायित्व किसका है? तो अगर मैं बता दूं तो ये आपका उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, या कहें आपका अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो संविधान का उल्लंघन होता है, तो आपकी तमाम जो चीज़ें हैं संविधान से रिलेटेड, तो उसकी हिफाजत करने का जो प्रमुख रूप से जो दायित्व है वो आपके सुप्रीम कोर्ट का है, उच्चतम न्यायालय का है। ठीक है, अब बात करते हैं 52 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? ये आपको बता रहा है। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके संबंध में जो तमाम चीज़ें होती हैं उस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो पारित हुआ था, इसको जो सर्वसम्मति से सदन में, तो वो 1990 में इसको क्या किया था, इसको बनाया गया था। अब बात करते हैं 53 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो ये देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना थी आपकी भारत की प्रथम परियोजना। ठीक है, अब वहीं अगर 54 नंबर का देखें, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आप सभी को पता होगा,
नील नदी मानी जाती है, ठीक है, सबसे लंबी नदी। वहीं अगर बात करते हैं 55 नंबर का, तो हमारा जो राष्ट्रगान है उसको गाने का अधिकतम जो समय लगता है तो आपके 52 सेकंड में हम क्या कर लेते हैं, राष्ट्रगान को गा लेते हैं। अब वहीं अगर बात करते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया, इसका आगमन कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए साइमन कमीशन 1928 में ये आया, ठीक है, लागू हुआ। अब 57 नंबर का प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। वहीं बात करते हैं 58 नंबर का प्रश्न। देखिए बच्चों, नीली क्रांति का संबंध है किस चीज़ से माना जाता है, किस चीज़ से है, तो ये मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध है, ठीक है, किससे, मत्स्य उत्पादन। कभी क्वेश्चन बनता है कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो नीली क्रांति को ही मत्स्य उत्पादन क्रांति कहा गया है। 59 नंबर का प्रश्न देखें, तो कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए ये केरल है। क्या आपके तमाम जितने भी आपके मसाले हैं उन मसालों के लिए जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध भी माना, ये आपका केरल है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 60वें नंबर का प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या की नहीं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है आपका राजस्थान है, ठीक है। अब देखिए 61वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि भाखड़ा नागल जो परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, ठीक है। ये आपको बताएं, ये जो परियोजना को स्थापित किया गया है ये सतलज नदी पर इसको क्या गया है, स्थापित किया गया है, भाखड़ नागल जो परियोजना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कई दफ़े बनता है कि भैया अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, ठीक है, तो ये आपके महाराष्ट्र में है। तो अजंता की गुफा किसको समर्पित है, क्वेश्चन कभी बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अजंता की जो गुफा है वो आपके गौतम बुद्ध जी को ये समर्पित है। और कुल कितने प्रकार की गुफाएं यहाँ प्राप्त हुई हैं पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार की गुफाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। एक तो चैत्य गुफा है, एक बिहार गुफा है। देखिए बिहार गुफा और चैत्य गुफा, देखिए बिहार गुफा वो होती है जहाँ पर साधु संत क्या कहते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। और चैत्य गुफा जहाँ पर आपके क्या करते हैं, प्रार्थना इत्यादि बुद्ध ये की जाती है, ठीक है, मेडिटेशन जो किया जाता है। अब बात करते हैं 63वें नंबर का प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये आपको बताना है। दिल्ली चलो का जो नारा दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। अगर 64वें नंबर का प्रश्न की बात करें, तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है। दिल्ली में जो स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि, तो उसको क्या कहा जाता है, ये इसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 65वें नंबर का प्रश्न देखो, महाभारत के रचयिता कौन है, ये आपको बता दें। महाभारत के रचयिता आपके महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचा गया है, ठीक है। 66वें नंबर का प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए स्थायी अध्यक्ष अगर हम बात करें तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, ठीक। अब वहाँ हम बात करते हैं 67 नंबर का प्रश्न, सूर्य देश के नाम से कौन सा देश है, ये प्रसिद्ध है, सूर्य उदय होना चाहिए था इसको। सूर्यो देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, ये जापान है, ठीक है। अब 68 नंबर का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। अब वहीं 69 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो सबसे छोटा जो राज्य है, ठीक है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके गोवा। बड़ा राज्य आपका राजस्थान, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब वहीं 70वें नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव
किसे माना जाता है, कौन सा है, तो आपको बताना चाहिए गंगा डॉल्फिन। ये मीठे जल में पाई जाने वाली ये डॉल्फिन भारत में पाई जाती है। अब वहाँ 71वें नंबर का प्रश्न ये कह रहे दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। आप सभी को पता होना चाहिए 1911 में दिल्ली भारत की क्या बनी, राजधानी बनी। 72वें नंबर का प्रश्न विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं 8 मई को ये मनाया जाता है। देखिए 73वें नंबर का प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पेड़ किसे माना जाता है। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, बरगद को माना जाता है। ठीक है, 74वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। ये रजिया सुल्तान, आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। और 75वें नंबर का प्रश्न कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था, ये पूछा जाता है। तो लॉर्ड विलियम वेंकट इनका नाम था। ये आपके क्या था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वहीं अगर 76वें नंबर का प्रश्न में बात करें 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की इनके द्वारा, ये आपको बताना है। देखिए जो कांग्रेस को जो छोड़ा वो क्या बोलते हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी कांग्रेस का क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक करके इन्होंने नए दल की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 77वें नंबर का प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। आप सभी को पता होगा लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न ये कह रहा है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू की अगर हम बात करें यह आपके असम का है। ठीक, वहीं अगले प्रश्न को देखिए कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो ये चीन में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। 13वीं शताब्दी के मध्य में इस कागज़ का आविष्कार क्या होता, चीन के अंतर्गत कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हवा जो महल है, ये 80 नंबर का जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो ये जयपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हिंदी से संबंधित प्रश्नों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने। 21वें नंबर का प्रश्न कह रहा है वियोगी हरि जी का पूरा क्या नाम है। तो आपको बताना है इनका जो नाम है श्री हरि द्विवेदी जी इनका नाम है। वियोगी हरि जी का नाम की बात कर रहे हैं, श्री हरि द्विवेदी जी। अब बात करते हैं 82 नंबर का प्रश्न अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है। देखिए अवधी भाषा में जिसका लिखा गया है तो वो आपके रामचरितमानस। ठीक, अब 83 नंबर का प्रश्न प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है, किस चीज़ की प्रधानता होती है। तो उसमें भावना और गीतात्मता की क्या होती है, यहाँ पर प्रधानता होती है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जायसी के सर्वोच्च ग्रंथ का नाम क्या है। तो पूछा जाता है तो पद्मावत इसका क्या है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। पद्मावत की मूवी आपने देखी होगी। ठीक है, अब 85 नंबर का प्रश्न देखिए स्मृति की रेखाएं और रेखाचित्र के रचनाकार हैं, किनके द्वारा इसको रचा गया है। तो आपको पता होना चाहिए महादेवी वर्मा द्वारा इनको लिखा गया है। स्मृति की रेखाएं और रेखाचित्र के रचनाकार आपके महादेवी वर्मा है। और 86वें नंबर का जो प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो निबंध संग्रह का क्या नाम है, कभी क्वेश्चन बनता है तो चिंतामणि है। ठीक है, अब 87 नंबर का प्रश्न देखिए अर्ध समासित्रिक जाति का छंद है, ये आपका दोहा कहा जाता है इसे। ठीक, अब वहाँ देखिए 88 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है कि बिहारी किस ताल के कवि थे। बिहारी किस ताल के कवि थे, तो आपको बता दूं ये आपके रीतकाल के कवि माने जाते हैं बिहारी जी को। ठीक, बिहारी लाल। अब वहाँ अगला प्रश्न को देखते हैं
ये नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कहीं प्रसिद्ध ये कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ ये उपन्यास। अब देखिए 90 नंबर का प्रश्न, परिधान जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, फिर से इसे दोहरा रहा हूँ, परिधान जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, परिधान जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु उपयुक्त जो पंक्तियाँ हैं उसमें अलंकार का जो प्रयोग किया गया है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो स्पर्श करा दूँ, अनुस्पर्श अलंकार का यहाँ पर क्या किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक, अब वहीं अगले प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा कि भैया देखिए यहाँ पर जो प्रश्न, ये देखिए अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? ये अंधेर नगरी चौपट राजा आपने पढ़ा होगा, जहाँ अन्याय की जगह क्या है, जहाँ पर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, जहाँ पर अन्याय विराजमान हो उसका ही बोलबाला रहता है, अन्याय की जगह कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। अब 92 नंबर का प्रश्न, पुरोहित में उपसर्ग है पुर करके जो शब्द आता है इसमें ये उपसर्ग होता है। देखिए दोष हता में प्रयुक्त है, दोष करता या कहा जा सकता है हता, इसमें जो शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें 94 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है कि कलम तोड़ने का अर्थ क्या होता है? अनूठी उपयुक्त लिखना। ठीक है, कि कलम से ऐसे शब्दों को रचना जो आपकी प्रतिभा को प्रदर्शित कर दे, अनूठी उक्ति लिखना। कहने के मेरा मतलब है सिंपल सा कि आपके द्वारा लिखा हुआ ऐसा छंद या ऐसा उपन्यास या ऐसा कहानी का संग्रह या ऐसा कविता जो अनूठी हो, अपने आप में उसका वजन हो, उसका महत्व हो, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, अब 95 नंबर का प्रश्न, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। इस पंक्ति में वाक्य क्या है, किस प्रकार का ये वाक्य है? देखिए मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र क्यों कहा गया है? देखिए व्यवहार वैसा ही है जैसा उसके पिता के व्यवहार के साथ तुलनात्मक जो इस पंक्ति को वाक्यों के संदर्भ में बोला गया है, मिश्र वाक्य इसे कहा गया है। 96 नंबर का प्रश्न, जब किसी वाक्य में लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है तो, ठीक है, जब कभी होता है ना, जब आप किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें कोई अक्षर छूट जाता है, तो ऐसे कंडीशन में तो छूटे हुए वाक्य या अक्षर को लिखने के लिए कौन सा चिन्ह आप प्रयोग में लाते हैं, तो ये आपको बताना है। तो देखिए हस्तपद कहा जाता है उसको, जो प्रश्न में जो शब्द छूट जाता है, या टूटी बोधक चिन्ह, वहाँ पर आप उसका प्रयोग करोगे कि भैया मेरे से यहाँ पर ये टूटी हो गई है, ये मैं इसको ये बाद में लिख लूँगा। तो इस प्रकार का जो साइन होता है हस्तपद या टूटी बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए 97 नंबर का प्रश्न, जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण शब्द से उसे क्या जाता है, उच्चारित किया जाता है। ठीक है, अब 98 नंबर का प्रश्न, पशु शब्द का विश्लेषण क्या होगा? प्रासिक शब्द होता है। ठीक है, देखिए इस श्रृंखला के हम अंतिम प्रश्नों की तरफ हम अग्रसर हैं। देखिए 99 नंबर का प्रश्न, चंद्रमुख शब्द में कौन सा समाज है? इसमें कर्मधारण समाज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देखिए 100 नंबर का प्रश्न, प्रयुक्तकार का जो संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रतिधन उपकार ये होता है प्रयुक्त उपकार। ठीक है, ये है। दोस्तों आपको ये श्रृंखला कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।
और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।